हे गाइस, माहौल जबरदस्त, शानदार, भारत माता की जय। सरकार, आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 10, रजिस्ट्रेशन, टीडीएस एंड टीसीएस, ये हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। माहौल के साथ दिल थाम के बैठिएगा सर। सेक्शन नंबर 22, 23, 24, इनसे पता पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन किनको कराना और किनको नहीं कराना। सर सेक्शन नंबर 22 बोलता है क्या? सरकार, एवरी पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सर जैसे उसका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख क्रॉस करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। पर सर ध्यान दीजिएगा, 4 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज कितना? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख क्रॉस होते ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक भी ब्रांच इन 4 स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में, तो ऐसे केस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एंटायर कंट्री एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। जैसे 10 लाख क्रॉस होगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ सर, एक बात वो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी स्टेट से सर एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई करो विच आर नॉट लायबल टू फॉर टैक्स, वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में कर रहा है डील, तो सर ऐसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अगर मान लो आप इन 4 स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में लोकेटेड हो और वहां से एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई करते हो विच आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी एट ऑल, तो ऐसे केस में उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे केस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन भी नॉर्मल लिमिट ही रहेगा, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं होगा। सरकार, अब मान लो सर आपने कभी अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर किया, तो सर जो नई कंपनी है, जो नया पर्सन बना है, उसको सर जिस दिन से वो अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ सर, अगर कभी भी कोई कंपनी टेक ओवर होती है, तो ऐसे केस में जब आरओसी में उसका सर रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है, वहां से सर दैट इज द डेट विथ इफेक्ट फ्रॉम विच दे आर लायबल, जो नई कंपनी वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होती है। बेटा सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही सप्लाई कर रहे हो, गुड्स ही डील कर रहे हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 40 लाख भी कर सकती है, वो करा है, हम आगे बात करेंगे सर। और हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप ध्यान देना, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहे हो और ऐसे केस में अगर आपकी इंटरेस्ट की रेवेन्यू होती है, सर ब्याज की इनकम आती है, तो हम मानेंगे कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे हो, और 40 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। सर नेक्स्ट पढ़ता है क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या था? सर सारा टर्नओवर, भले वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, वो भी टर्नओवर लिमिट में काउंट होगा। पर सर भले आपने एक्सपोर्ट किया, इंट्रास्टेट सप्लाई किया, एसजेड को सप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ काउंट होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ द ऑल ब्रांचेस हैविंग द सेम पैन नंबर। पर हाँ सर, जीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई ऐसा इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी थी, तो आपका इनवर्ट सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए टर्नओवर में नहीं आता बेटा वो। ओके, सेक्शन नंबर 24 बोलता है क्या? सर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करे ना करे, सर फॉलोइंग पर्संस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इस पर। सेक्शन 24 फर्स्ट बोलता है क्या? अगर आपने कोई ऐसा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो, पर्सन एंगेज्ड इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे केस में सर 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, आगे एग्जामिनेशन दे रखा है सर। ओके, देन आप अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आप अगर एनआरटीपी हो तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सर ध्यान दीजिएगा, आप अगर एक ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हो, सर जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है और इंडिया के अंदर आप अगर ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप पर लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, सर आप अगर रेसिपिएंट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अगर आपको लायबिलिटी आती है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रेसिपिएंट की तरह टैक्स पे कर रहे हो, एज अ सर्विस सप्लायर नहीं पे कर रहे हो। आप अगर सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिस पर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 की लायबिलिटी आती है, कोई 20 लाख का बेनिफिट नहीं है, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन सर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हो जिस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, ध्यान रखना बेटा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है जिन पे सेक्शन 51 की तरह टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, तो उनको एज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उनको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो अलग से रजिस्टर्ड है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी अगर इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले वो सेपरेट रजिस्टर्ड है या नहीं है। देन अगर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे सर आप एजेंट हो और आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ऐसे कोई सप्लायर हो जो ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो जहां पर टीसीएस के प्रोविजन डायरेक्ट होते हैं, अगर आप ऐसे कोई सप्लायर ऑफ गुड्स हो, आई रिपीट सप्लायर ऑफ गुड्स हो
जो ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा है जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल है, तो अब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं है। ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। अब सर यहां पे सर्विसेज भी लिखा है, पर सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन दे रखा है और बोला क्या, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहे हो जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल भी होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस सप्लायर को 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा साहब। देन आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जैसे अमेजन, जो जिस पर टीसीएस की लाइबिलिटी थी उसको अमेजन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उसका टर्नओवर क्या हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है। प्लस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी पर्सन को नोटिफाई कर सकती है कि इनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, एट प्रेजेंट को नोटिफाई नहीं किया है। प्लस अच्छा, ये एग्जामिनेशन की मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक पॉइंट बाकी है सर। अगर आप वापस बोल देता हूं मैं, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो सर इंटरस्टेट, कोई दिक्कत नहीं है सर, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, 10 लाख या 20 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है। सेकंड, अगर आप जॉब वर्कर हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो जॉब वर्क का, कोई दिक्कत नहीं साहब, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। देन सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, सर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स या अदर नोटिफाइड प्रोडक्ट के सर सप्लायर हो, भले आप कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन हो या इंटरस्टेट सप्लाई करते हो किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या अदर नोटिफाइड गुड्स का, तो भी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो फिर भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, पर कंडीशन क्या है, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और इंटरस्टेट सप्लाई करते वक्त इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ गुड्स आपको ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा सरकार। देन सर बाकी हमने बात ऑलरेडी कर ली, टीडीएस और टीसीएस वाली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और टीडीएस वालों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, भले वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, बट एज अ टीडीएस डायरेक्टर और एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, इसका मैं बात कर चुका हूं। टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, भले वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो, या पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर भी आप टैक्सेबल पर्सन के स्कोप में आते हो। और सर ऐसे केस में जो भी टैक्सेबल पर्सन होता है सर, चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स। इसलिए आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई करते हो, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल जाता है, तो ऐसे केस में आप टैक्स की लायबिलिटी आना चालू हुई थी बच्चा। ओके सर, आ रहा है क्या सेक्शन 23 जिसने बोला क्या, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है सर। फर्स्ट, अ पर्सन जो एक्सक्लूसिवली गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करा जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं, द गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी एट ऑल। सेकंड सर, द पर्सन हु इज सप्लाइंग सच गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर होली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, मतलब कंप्लीटली एग्जाम्ड है, उसी को सप्लाई करता, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। देन अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो और केवल आपका खेती की इनकम ही होती है, मतलब आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही जो प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड आ रहा है उसको बेच के ही आप पैसा कमाते हो, तो ऐसे केस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी हो, भले वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आप बेच रहे हो वो टैक्सेबल भी हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। देन आप ऐसा सप्लायर हो जो आउटवर्ड सप्लाई करता है, ऐसा जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रेसिपिएंट लायबल होता है, सब आपकी लायबिलिटी आएगी नहीं, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं है। देन सर्विस सप्लायर जिसका ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख तक का है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, भली बार टीसीएस एप्लीकेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन वो 40 लाख वाला बेनिफिट सर, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील करते हो, गुड्स ही सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट 40 लाख का दिया गया है सर, 20 लाख का बेनिफिट बढ़ा के 40 लाख कर दिया, पर कंडीशन कुछ सर। फर्स्ट क्या है सर, आप एज पर सेक्शन 24 कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप वो फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर नहीं होने चाहिए, याद है बेटा सर, कंपोजिशन स्कीम में जो गुड्स लिखी थी सर कि आप अगर इनके मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, पर यहां पे लिखा है यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ फॉलोइंग गुड्स, वही सारी गुड्स, वो आइसक्रीम और वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, ये सब यहां पे कवर है सर। पर हाँ, यहां क्लियरली बोल दिया क्या, आप इनके सप्लायर भी है तो भी आप 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एंड आपको नॉर्मल जो 10 लाख या 20 लाख का लिमिट मिलता है वही एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। पर हाँ सर, यहां पे ध्यान रखिएगा, एरेटेड वाटर्स विथ स्वीटनिंग मटेरियल वो गुड्स यहाँ कवर नहीं है, मतलब आप अगर एरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप वगैरह अगर आप बेचते हो, आप ट्रेडर हो इसके, और अगर आप सर एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो, आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बाकी सारी गुड्स कवर है एक्सेप्ट एरेटेड वाटर। देन सर ये 10 स्टेट के नाम बता रहा हूं मैं, अच्छा इसमें वो 4 स्टेट तो वही है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वो तो ही है जहाँ पे 10 लाख का बेनिफिट है। उसके अलावा 6 स्टेट और है जहाँ पे 20 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा साहब, आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए 10 स्टेट के नाम कौन कौन से सर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अगर आप इन स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में अगर आपकी एक भी ब्रांच है तो सर आप 40 लाख के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। देन सर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रखा है या आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है एंड यू डोंट वांट टू विथड्रॉ द रजिस्ट्रेशन, तो रहे, हमें क्या दिक्कत है साहब, क्लियर, तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चारों कंडीशन में पढ़ ली साहब। प्लस यहां लिखा है क्या, कोई बात नहीं, अगर आपकी सर आपने किसी को लोन दिया है, एडवांसेस दिया और आपकी इंटरेस्ट की रेवेन्यू आती है, तो इंटरेस्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर भी हम उसको सर हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इनएलिजिबल हो गए सर, एक्सक्लूसिवली गुड्स में सप्लाई करो यही माना जाएगा। पर हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो इंटरेस्ट की इनकम आपको अर्न हो रही है वो 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट देखते वक्त इंटरेस्ट को इंक्लूड जरूर करेंगे। जैसे कंपोजिशन स्कीम में क्या था बेटा,
वो जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है 1.5 करोड़ की या 50 लाख की, उसमें इंटरेस्ट इनकम को काउंट ही नहीं करते, या इंटरेस्ट इनकम को काउंट तो करेंगे पर ये मानेंगे कि आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो साहब, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे हो बच्चों। सर देन सर आइए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 25, 26, 27 सर ये बोलता है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना है। सबसे पहली बात क्या होता है साहब, सर एनी पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन उसकी लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। सेकंड, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद इन और एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में। जब आप अपना बिजनेस कमेंस करो उसके एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे भी करनी पड़ती है बच्चा, हाँ है ना भाई, डन। सरकार अब ध्यान देना बेटा, जिस स्टेट में आपका ब्रांच है हर उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है सर, स्टेट या यूनियन टेरिटरी बेटा। पर हाँ सर अगर आपका एक ब्रांच है महाराष्ट्र में और 9 ब्रांचेस है कहा वो भी महाराष्ट्र में सर, 10 ब्रांच टोटल सर तो आप चाहे तो किसी भी एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हो, बाकी सबको एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हो। पर आप चाहो तो सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना या किसी एक ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन कराना आपकी चॉइस, आप चाहे तो कराए। पर अगर आपकी एक ब्रांच दूसरे स्टेट में है, एक ब्रांच यहाँ इस स्टेट में है, तो जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा, पहली बात तो थ्रेशोल्ड लिमिट सारी ब्रांच को ऐड करके फिर देखेंगे, एंड जैसे ही क्रॉस हुआ सर आप कंपोजिशन से बाहर जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई सर आपकी सारी ब्रांच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। जैसे रजिस्ट्रेशन कराया आपने, सिंस अलग अलग ब्रांच अलग अलग स्टेट में है वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी आपस में। और हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपका सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपस में क्या कहलाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम पेन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। क्लियर, डन। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी सप्लाई कहलाता है। पर अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया सेम स्टेट के अंदर तो उसको अगर आप कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। सर ध्यान दीजिएगा अगर आप अलग अलग रजिस्टर्ड हो तो जहां पे भी आपका ब्रांच है वहां पे कहलाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। देन सर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके पास पेन नंबर होना कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो वरना एलिजिबल नहीं होंगे। पर अगर आप एनआरटीपी हो या सर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, ऐसे केस में किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के बेस पे, अदर वैलिड डॉक्यूमेंट के बेस पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे एनआरटीपी के केस में पासपोर्ट के बेस पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या अगर उसके देश के अंदर वो जहां जिस नंबर से रजिस्टर्ड है उसके देश के अंदर उस नंबर के थ्रू भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है इंडिया के अंदर आके। सर फिर आता है क्या, अगर आप ध्यान दीजिए बेटा यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी वगैरह हो तो ऐसे केस में सर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, यूआईएन नंबर सर। एंड यूआईएन नंबर आपको हर स्टेट वाइज लेने की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर एक सिंगल यूएन नंबर लिया तो भी चलेगा सर। क्लियर, डन। सरकार ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। अब सर बात आती है क्या, अगर आपका एक ब्रांच एसईजेड में एक ब्रांच नॉर्मल डीटीए के अंदर है, आपको कंपलसरी दोनों ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना बेटा। क्लियर, भले वो सेम स्टेट में है फिर भी उनको डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह मानना पड़ेगा और अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है बच्चों। क्लियर, लास्ट पॉइंट बचा है क्या सर, अगर किसी सर्वे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन वगैरह में पता पड़ा कि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, जिसको बोलते हैं क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। क्लियर, और ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि हाँ सही में गलती हुई तो आप एक्सेप्ट करके विद इन 90 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना या फिर आप अपील कर देना बेटा। क्लियर, आपने अपील करी है, अपील में अगर आप हार गए तो सर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भारत माता की जय। सरकार अब आ रहा है क्या, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सर प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। पहली बात तो ये सर फिजिकल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे जाके सर www.gst.gov.in पे जाके एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म है क्या, जीएसटी REG 01। सर जैसे आप ओपन करेंगे इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जब ओपन करेंगे इसमें सर आपका नाम, देन सर स्टेट, किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन पेन नंबर, देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देने पड़ेंगे। जैसे आप देंगे सर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगे। पेन नंबर का जो डिटेल आपने डाला होगा वो सीबीडीटी की वेबसाइट से डायरेक्टली डेटा फेच करके इन्फॉर्मेशन फर्निश हो जाएगी सर, वहां से वैलिडेट हो जाएगा बताइए। ओके, अब जैसे आपने पार्ट ए फिल किया, सबमिट किया, उसका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। वो टीआरएन नंबर यूज करके आप पार्ट बी ओपन कर सकते हो, पार्ट बी फिल करना पड़ेगा। पार्ट बी के अंदर जितने भी कंपलसरी जो कॉलम है आपको फिल करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वह उसने मांगे वो स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर कुछ लोगों को मना किया हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उनको छोड़ दो, बाकी सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो सर जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। अगर आपने ऑप्ट किया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो सर जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया वो दिन या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी विच एवर इज अर्लियर, उस दिन माना जाता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है, उसके 7 वर्किंग डे में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे या फिर नोटिस दे देंगे। आगे बात आ रही है सर। क्लियर, पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर आप हो तो ध्यान दीजिएगा बेटा आपको, अच्छा जैसे आपने पार्ट बी सबमिट किया, आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई आधार ऑथेंटिकेशन के बाद या फिर 15 डेज हो गए तो ऐसे केस में आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। पर
कैजुअल टेक्सुअल पर्सन के केस में देन ना प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेम है सर, सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है उसका। एनआरटीपी के लिए अलग सिस्टम है, अलग फॉर्म दे रखा है। पर सर अगर आप एनआरटीपी नहीं हो, आप एक कैजुअल टेक्सुअल पर्सन हो, सर ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, और उसका आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रजिस्ट्रेशन का होता है वो तभी मिलेगा जब आपने एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है। ओके, अब जैसे ही आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, आपकी एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर को बोला क्या, ओ भाई 7 दिन के अंदर ना, कितने दिन के अंदर सर, विद इन 7 वर्किंग डे सर आप चेक करना कि एप्लीकेशन प्रॉपर है कि नहीं। इफ प्रॉपर, इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, सब कुछ सही है, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 7 वर्किंग डे सर इन फॉर्म नंबर GST REG 06। पर अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लगता है कि मामला गड़बड़ है या उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एडिशनली, तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो क्या कर देंगे, आपको नोटिस सर्व कर देंगे। नोटिस सर्व करके बोलेंगे भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए आप, क्लियर सर। पर 7 दिन में या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है या फिर नोटिस देना है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सर अब मान लो आपको सर उन्होंने नोटिस दे दिया विद इन 7 वर्किंग डेज, अब नोटिस का आपने रिप्लाई करना है। सर आपने अगर रिप्लाई कर दिया, पहली बात तो रिप्लाई करना विद इन 7 वर्किंग डे, आपने रिप्लाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट जो भी उनको चाहिए तो आपने कर दिए। इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके तो नेक्स्ट 7 वर्किंग डे में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके। पर अगर आपने मान लो 7 वर्किंग डे में कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दिया, तो ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। या फिर आपने आपका रिप्लाई सबमिट तो कर दिया पर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है ऑफिसर, उसको लगता है मामला गड़बड़ है, तो विद इन 7 वर्किंग डे वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है सर, या तो एक्सेप्ट कर ले उसको लगता है सही है तो, या फिर रिजेक्ट कर दे सर, ये ऑफिसर के पास पावर देगा। पर हाँ आपको रिप्लाई 7 दिन में सबमिट करना पड़ेगा, 7 दिन में सबमिट नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन सर कैंसिल मान ली जाएगी। पर आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर डिपार्टमेंट पे ऑफिसर के पास बोल रखा है या तो उसको रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जो लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था पर इफ दे फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर सर उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में, या फिर सर आपने आधार वगैरह करा दिया पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सर यहां मामला गड़बड़ है और यहाँ पे एसएससी के बिजनेस प्रीमाइस को फिजिकल वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, तो ऐसे केस में सर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, सर ये लोग चाहे तो क्या करेंगे, आपके या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गए या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, या फिर वो लोग जिनके लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग क्या करेंगे सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट करेंगे विद इन 30 डेज। सर जहां पे 7 दिन का टाइम मिलता है, यहाँ पे 30 दिन का वक्त दिया गया है और 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे सर, और फिजिकल वेरिफिकेशन में एवरीथिंग फाउंड होके तो ही क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे सर। क्लियर। और एज पर रूल नंबर 25 फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एसएससी एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, पर सर ध्यान दीजिए यही लोगों के लिए या तो आधार के लिए ऑप्ट नहीं किया या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर जो ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में वो 30 दिन के अंदर आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं कि 30 दिन के अंदर हमको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह और चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं कराया या आधार के लिए फेल हो गए सर, या फिर मामला गड़बड़ लगता है असिस्टेंट कमिश्नर को किसी और केस में, तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ 7 वर्किंग डेज 30 दिन का वक्त है डिपार्टमेंट के पास, 30 दिन में या तो आपको नोटिस दे देंगे या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। 7 दिन की जगह 30 दिन का वक्त है। और हाँ सर, जिन लोगों के लिए 30 दिन का वक्त है वहां पे 30 दिन में अगर डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं किया तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। बाकी केसेस में 7 दिन का टाइम है, ये मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। क्लियर। और कोई भी नोटिस सर्व कर दिया उसके बाद आपने रिप्लाई दे दिया 7 दिन में, उसके 7 वर्किंग डे में अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया डिपार्टमेंट ने, तो ऐसे केस में मान लिया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, अप्रूव हो गई। ये बात मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड while submitting application for registration: valid PAN number, valid Indian mobile number, then email address, then prescribed document and information on all mandatory fields of registration application, then place of business, jurisdictional detail, valid bank account number from India, IFSC code, then the number, ये दोनों information के बारे में मैं आगे और बात करने वाला हूं। then sir at least one proprietor, partner, director, कर्ता, trustee, member with corresponding PAN and an authorized signatory who is resident of India with details including PAN number also. Clear सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बैंक अकाउंट के बारे में क्या है ये बात करूंगा तो थोड़ी देर बाद आपसे। एक रूल और आ रहा है सर, रूल नंबर 10B। ओके सर, 10 है सॉरी। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन सर, यहां बोल दिया क्या इन फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। किसको, इंडिविजुअल, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज्ड पार्टनर एंड कर्ता ऑफ एन HUF। पर सर जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। पर
अगर मान लो इनके पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो 60 दिन के अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इस पर रूल नंबर 25 और उसके बाद ही सेटिस्फाई होंगे तो ही रजिस्ट्रेशन आपको देंगे, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं दे देंगे बेटा ये लोग। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक रूल नंबर सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6A बोलता है क्या, जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देखो ये आधार ऑथेंटिकेशन पॉइंट आया कब से, 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से पहले जो लोग रजिस्टर्ड थे उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा इस पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 से, पर ये सेक्शन अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वरना भी सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एसएससी का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ जाएगा सर, अभी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 6D बोलता है फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार नंबर नहीं उसके पास भेजा, भाई कैसे कराएगा आधार ऑथेंटिकेशन। देन अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन। तो सर ऐसे केस में इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना, आधार के प्रोविजन इन पे अप्लाई नहीं होते सर, ध्यान दीजिएगा बेटा, इनके लिए नॉर्मल वो 7 वर्किंग डे वाला प्रोविजन चलेगा बेटा। ओके सर, रूल नंबर 10B। अब सर जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा हो तो ठीक है, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा सर, जैसे 1 अप्रैल 2020 से पहले जो लोग रजिस्टर्ड थे उनको बोल दिया क्या सर, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा तो फॉलोइंग 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो सर इसका मतलब इनडायरेक्टली हो गया टू बिकम एलिजिबल फॉर फॉलोइंग 3 पर्पसेस। फॉलोइंग 3 पर्पसेस कौन से सर, अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या हो गया आपका कैंसिल, उसको रिवोक कराना है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको रूल नंबर 89 के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको रूल नंबर 96 में जो आपने आईजीएसटी पे किया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसका रिफंड क्लेम करना है, तो ऐसे केस में ये 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है। तो आप भले ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो ही ये 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आपका मतलब प्रॉपर्टरशिप फर्म के केस में प्रॉपर्टर का पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर एचओएफ के केस में करता, ट्रस्टीज इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, मैनेजिंग पार्टनर, एंड सर इन सारे केस में ये तो बोल ही दिया होल टाइम डायरेक्टर, ये सब तो ही है, एंड सर ऑथराइज सिग्नेटरी, सर ऑथराइज सिग्नेटरी का हमेशा होना ही पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन। क्लियर। और हाँ, अगर किसी पर्सन को आधार नंबर अलॉटेड नहीं है तो पहली बात तो उसको यहाँ बोल दिया क्या, कोई बात नहीं बच्चा, तो आधार के लिए अप्लाई कर दे, और जो आधार के लिए तूने अप्लाई किया उसकी आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, एंड सर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी अटैच कर देना, हम आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया ये मान लेंगे और ये प्रोविजन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर सर कंडीशन क्या है, जैसे आपको आधार नंबर मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर, डिपार्टमेंट के पास जाके, मतलब ऑनलाइन आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर, डन। सर रूल नंबर 25 बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। सर हमने बात करी ली ऑलरेडी कि सर जिसका आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया या फेल हो गया या ऑप्ट नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर सर कोई भी पर्सन, सर ध्यान देना बेटा, ये तो लोग हो गए जिसका आधार वगैरह नहीं हुआ उसमें बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर को लगता है कि मामला गड़बड़ है और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फिर भी आपके फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में सर वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। एंड सर जब ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया है वो फोटोग्राफ वगैरह लेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनाएगा और सब रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स वगैरह सबमिट करेगा, अपलोड करेगा ऑन दी कॉमन पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज। क्लियर, डन। अच्छा आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है बच्चा, कुछ नहीं है सर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक लिंक आता है, लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे, आधार बेस्ड ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, वो वेरीफाई होगा और भारत माता की जय हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट का प्रोसेस भी नहीं है। अच्छा जीएसटी नंबर जो मिलता है 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, फर्स्ट 2 स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 पैन नंबर, देन एंटिटी कोड एंड देन सर चेक सेम कैरेक्टर होते हैं 2 डिजिट नंबर। ओके, देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, सर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई विद इन 30 वर्किंग डेज में, विद इन 30 दिन के 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जब आपको सर 30 दिन के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कभी भी मिले सर, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। पर अगर आप 30 वर्किंग डे के बाद में अप्लाई करते हो जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो होगा डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जब आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वही डेट होता है क्या, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके सर फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, सर रूल नंबर 10A मैंने बताया था आपको सर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या कि भाई साहब एक सेकंड कलर लाल ले लेते सर। ओके सर आपने और हमने पढ़ा था कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह देना पड़ता है, पर सर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी, क्योंकि क्या होता है कई बार बैंक के अंदर करंट अकाउंट अगर खुलवाना है तो ऐसे केस में वो आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, अब जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए तो सर बैंक डिटेल मांगो सर, इसलिए जीएसटी वाला बोला कोई बात नहीं, अगर बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है तो भी आपको हम अलाउ कर देंगे रजिस्ट्रेशन कराना, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 45 डेज के अंदर विद इन 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑन विच रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। सर जो फर्स्ट रिटर्न फाइल करना होता है आपको एज पर सेक्शन नंबर 39
रिटर्न जीएसटी 3B और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके 30 दिन के, उसके 45 डेज के अंदर आप बैंक डिटेल सबमिट कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप फेल हो गए ये बैंक डिटेल सबमिट करने में विद इन 45 डेज, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, हम कैंसिल कर देंगे। साहब आगे पढ़ेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना, ये पॉइंट लिखा हुआ है। पर सर ये फैसिलिटी, ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी, 45 डेज में सबमिट करना, कोई दिक्कत नहीं, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी किनको, पर्सन्स हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 12। मतलब टीडीएस और टीसीएस के लिए अगर आपने टीडीएस और टीसीएस डायरेक्टली तरह आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ऐसे केस में आपको बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, तो ही आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेकंड, सर कंपलसरी या सो मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ऑफिसर जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना, तो इस केस में आपको बैंक अकाउंट डिटेल होना ही पड़ेगा आपके पास। ओके, देन अब एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन थे, आदित्य में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मैं वापस बोल देता हूं। सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, दोनों ही केस में सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा, जिसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी नहीं होता है, जहां पे वो सर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना है, टेम्पररी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करना है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और एनआरटीपी सर जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं पूरे इंडिया के अंदर, और वो इंडिया के अंदर टेम्पररी आ रहा है टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, एनआरटीपी के लिए बोला है कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड्स नहीं लिखे, पर सीटीपी के लिए इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है। ओके सर, एनआरटीपी हो या सीटीपी हो, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, और इनको बोलते हैं क्या, आपको एडवांस में आपका बिजनेस कमेंस होने के एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको एडवांस में पे करनी पड़ेगी। ध्यान देना, सर्कुलर आया हुआ है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बोला है क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो भी इसने इनपुट वगैरह परचेज किया उन सबका आईटीसी मिलता है। सर एनआरटीपी को हमने पढ़ा हुआ आईटीसी के केस में कि सर इसने परचेज में कोई भी टैक्स पे किया, इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए, इंपोर्ट के साथ में कस्टम के साथ में उसने जो आईजीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी मिलेगा, वरना कोई आईटीसी एनआरटीपी को नहीं मिलता है। पर हाँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारा आईटीसी मिलता है। तो बोल दिया क्या, ये जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करना है, ये क्या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करना है या नेट टैक्स लायबिलिटी, तो बोला क्या नेट टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड जो होगी वो पे करना है बेटा। ओके सर, अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सर इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा कितना टाइम के लिए, सर जितना टाइम के लिए इन्होंने अप्लाई किया, या 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। पर ये चाहे तो सर फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 90 दिन हो गए सर, फिर भी 90 दिन के लिए फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, पर मोर देन 180 डेज इनका रजिस्ट्रेशन कभी भी वैलिड नहीं रहेगा। अगर मान लो इनको मोर देन 180 डेज अपना रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यू करना, तो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। सर और नॉर्मल सर्कुलर आया हुआ है सर, क्या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर इनको अप्लाई करना, तो इनका जो इन्होंने स्टॉल बुक करी थी, उसका जो स्टॉल बुकिंग का या अलॉटमेंट लेटर जो होता है, उस अलॉटमेंट लेटर को ही एड्रेस प्रूफ मानते हुए इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर। पर सर जब ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं तब तो बात हमने कर ली, पर ये जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं फर्दर 90 प्लस 90 डेज के लिए, तब इनको फर्दर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और पे करनी पड़ेगी अगर लायबिलिटी इनकी बनती है तो, क्लियर डन। भारत माता की जय। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी का मैंने कंपैरिजन भी आपको मोटा-मोटी बता दिया है भाइयों। सरकार नेक्स्ट आता है क्या, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेटर। सर कॉर्पोरेटर क्या होता है सर सीआईआरपी की प्रोसीजर, सर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जो कंपनी गई है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेटर, उसका सर आईआरपी या आरपी अपॉइंट होता है। तो यहां बोल दिया रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अंदर कि उस आईआरपी या आरपी जो आ रहा है कंपनी के लिए, सर उसको भी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, ऑल्दो कॉर्पोरेटर रजिस्टर्ड है जीएसटी में फिर भी। पर सर यहां बोल दिया क्या, अगर वो कॉर्पोरेटर सर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर वो कंप्लायंट है, मतलब जीएसटी के अंदर उसने सारे कंप्लायंस पूरे किए हुए, वो रेगुलरली रिटर्न फाइल करता है, रेगुलरली टैक्स पे करता है, कोई डिफॉल्ट वगैरह उसने नहीं किया हुआ, तो ऐसे केस में जो इनकमिंग आईआरपी या आरपी उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अच्छा एक और बोला था सर सर्कुलर ने कि इन केस अगर इन मिडवे आरपी या आईआरपी चेंज होता है तो क्या उस नए आईआरपी या आरपी को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, तो यहां बोला है गवर्नमेंट ने क्या, केवल और केवल उसको अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आउटगोइंग आईआरपी या आरपी सर जीएसटी पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो शेयर नहीं करता, तो ऐसे केस में जीएसटी ऑफिसर के पास जाके न्यू आईआरपी या आरपी क्या करेगा सर, वहां पे केवल अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराएगा और क्रेडेंशियल्स वहां से ले सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट से बेटा वो, क्लियर डन। नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी आईआरपी और आरपी वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, एज ए पोस्ट रजिस्टर्ड है, तो सर वो पर्सन हट के नया पोस्ट आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आइए अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 28 सेक्शन नंबर 28 बोलता है क्या, सर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या यूएन होल्डर उसको अगर अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई अमेंडमेंट कराना है, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से अमेंडमेंट की जरूरत हुई उसके 15 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोर फील्ड में चेंज हुआ है तो ऐसे केस में उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी और विद इन 15 डेज वो या तो सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रेशन
सर्टिफिकेट अमेंडेड, या फिर वो नोटिस सर्व कर देगा। पर अगर नॉन कोर एरिया में अगर चेंज हुआ तो ऐसे केस में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा, आप खुद ही अमेंड कर देना। अच्छा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर चेंज करना तो ओटीपी बेस्ड चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर अगर कोर एरिया में चेंज है तो प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन जाएगी और वो 15 डेज में या तो आपको नोटिस सर्व करेगा रिगार्डिंग उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, या फिर वो सर्टिफिकेट दे देगा अमेंडेड। सर कुछ भी नहीं है तो मान लेंगे डीम्ड टू बी सर एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। ओके, पर सर अगर उसने नोटिस सर्व कर दिया, नोटिस सर्व करने के 7 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने रिप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। रिप्लाई नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। आपने रिप्लाई किया तो उसके 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट को टाइम दे रखा है, या तो आपकी एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट के आपने अप्लाई किया था उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर दे। क्लियर, कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, अमेंड हो गई है, अप्रूव हो गई बेटा। अच्छा, कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं सर, ये 3, या तो आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, सीईओ और इक्विवेलेंट या द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, उसमें चेंज हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड सर कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में देखो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की जरूरत नहीं, पेन नंबर वही है सर आपका, इसलिए सर आपको चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये कोर फील्ड है, प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन अप्रूव करेगा। पर हाँ सर, ये जो चेंज हुआ, जैसे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हुआ तो पूरे पेन नंबर पे इसका इफेक्ट आएगा, इसलिए जितनी भी ब्रांचेस आपकी सेम पेन नंबर पर रजिस्टर्ड है उन सब जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा चेंज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा। ओके सरकार, ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। नेक्स्ट आता है क्या, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन क्यों, रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर रहे हो वॉलंटरीली, मतलब यू डोंट नीड नाउ रजिस्ट्रेशन, अब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, अब मैं थक गया हूं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है साहब, करा दीजिए सर। सेकंड, सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर आपने कोई वायलेशंस किए तो ऐसे केस में वो कैंसिल कर सकता है। वो कब कर सकते हैं सब बात करते हैं हम। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन कैन बी डन बाय प्रॉपर ऑफिसर, सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सर फर्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कब करेगा कैंसिलेशन के लिए, या तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया, या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस हो गया, या फिर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पार्टनरशिप बन गई, प्रॉपर्टीशिप बन गई, या वाइस वर्सा, कुल मिला के पेन नंबर चेंज हो रहा है साहब। नेक्स्ट सर, अगर आप सेक्शन नंबर 22 या 24 की वजह से रजिस्टर्ड थे और आप, या फिर आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड थे और आपको लगता है क्या अब मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है सर, मेरा टर्नओवर लिमिट बहुत कम हो गया है, या मैं इंटरेस्ट अप्लाई करना बंद कर दिया है, सेक्शन नंबर 24 का आप रीजन नहीं रहा है, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था आपने लगा कि नहीं अब मेरे को नहीं कराना रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हो आप, सरेंडर कर सकते हो। सर ऑफिसर कैंसिल कब करेगा, फर्स्ट अगर आपने फॉलोइंग कॉन्ट्रवेंशन की है। फर्स्ट, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम दी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कुछ और किया, काम कहीं और से कर रहे हो। सेकंड, आप बोगस बिल इश्यू कर रहे हो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या फिर आप नेक्स्ट क्या है, सेक्शन नंबर 171 मतलब एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स के प्रोविजंस को आपने वायलेट किया है, या रूल नंबर 10A जैसे मैंने बताया आपको 45 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करी आपने, या फिर आपने सेक्शन नंबर 16 का वायलेशन करते हुए आईटीसी लिया बेटा, जैसे बोगस बिल के बेस पे आपने आईटीसी लिया, बिना बिल के आपने आईटीसी ले लिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट सर, अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर तो आउटवर्ड सप्लाईज बहुत सारी डिक्लेयर कर दी, पर आपका जीएसटीआर 3 भी जो है उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाईज बहुत कम डिक्लेयर करी। इसका मतलब क्या है बेटा, आप क्रेडिट तो पास ऑन कर रहे हो पर लायबिलिटी पे नहीं कर रहे हो फॉर वन और मोर ऑफ द टैक्स पीरियड। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट चाहे तो मामला गड़बड़ कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। आपने रूल नंबर 86B का काउंटरवेंशन किया है, मतलब सर जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ पर्टिकुलर मंथ 50 लाख क्रॉस करता है, उन लोगों के लिए बोल दिया मैक्सिमम 99% ही आप टैक्स पे कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मिनिमम 1% आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा। अगर आपने वायलेशन किया तो सर आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। नेक्स्ट है क्या, आपने कंटिन्यूस 6 महीने के लिए रिटर्न सबमिट नहीं की, रिटर्न नंबर 3B। सर आप अगर एक कंपोजिशन सप्लायर तो मैक्सिमम यहाँ बोल दिया क्या, अगर आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए, टैक्स पीरियड मतलब यहाँ पे सर क्या है भाई, कंपोजिशन स्कीम वालों को एनुअली एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4, तो सर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड लिखा है पे, ध्यान रखिएगा बेटा। रिटर्न फाइल नहीं किया आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। देन सर आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया, 6 महीने हो गए साहब, आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू फॉर कैंसल्ड। सर आपने रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो बाय मींस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट थ्रू लिया था, आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। प्लस ये बोल दिया इन सारे केस में जहां पे भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, पहले रजिस्ट्रेशन क्या होगा आपका, सस्पेंड होगा। क्या होगा भाई, सस्पेंड होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स भाई रजिस्ट्रेशन ऐसा तो नहीं है स्विच दबा और कैंसिल, ऐसा नहीं होता बेटा। तो जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। ओके, अब प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन किया, जब एसएससी खुद अप्लाई करता है कैंसिलेशन के लिए, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको कैंसिल कराना रजिस्ट्रेशन, उसके 30 दिन में वो अप्लाई करेगा फॉर कैंसिलेशन। सर एप्लीकेशन या तो ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, तो वो ऑर्डर पास कर देगा विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज वो ऑर्डर पास कर देगा फॉर कैंसिलेशन। पर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी, ध्यान रखिएगा बेटा, हमने पढ़ा हुआ आईटीसी के केस में कि जब भी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता है तब आपको जितने भी इनपुट्स स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, भले वो इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, या जितने भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उनका प्रोपोर्शनल आईटीसी या फिर सर
जीएसटी पेबल ऑन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, सर विच एवर इज हायर, इतना आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये सारा स्टॉक का डिटेल भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। ओके डन। अब है क्या प्रॉपर ऑफिसर जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो सर सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा बेटा, वो क्लियर सर, वो आपको शो को नोटिस देगा, उसका आपको 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। इफ रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी तो प्रोसीडिंग विड्रॉ कर लेगा, इफ रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी तो विद इन 30 डेज वो ऑर्डर पास कर देंगे रिगार्डिंग कैंसिलेशन। पर अगेन सर यहां बोल दिया क्या सर, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द शो कोज नोटिस, आप जो भी डिफॉल्ट आपने किया था, जैसे रिटर्न सबमिट नहीं किया था लास्ट 6 महीने के आपने, या टैक्स पे नहीं किया, या कोई भी गड़बड़ थी, वो सारे आपने कंप्लायंस पूरे कर दिए, टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी विद लेट फाइलिंग फी अगर आपने फाइल कर दिया, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन को क्या कर देगा, विड्रॉ कर देगा। आप शो को रिप्लाई क्यों कर रहे हो, आपके जो डिफॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कर दो, हमें क्या दिक्कत है साहब। सर देन सर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 21A ये कहता है कि जब भी एसएससी खुद अप्लाई करता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में आप उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और जिस दिन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन नहीं आता तब तक उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है माना जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन आ गया सर, तो जिस दिन से ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन था उस दिन से मान लेंगे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल, सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा साहब। अब जब ऑफिसर खुद अप्लाई करता है, सॉरी ऑफिसर खुद प्रोसीडिंग शुरू करता है फॉर कैंसिलेशन, तो जिस दिन से उसने इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट, जिस डेट से उसने बोला है कि इस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या मान लेंगे, सस्पेंड हो गया है। एंड ध्यान दीजिएगा बेटा सस्पेंशन देना अपने आप में क्या है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, इसलिए सस्पेंशन देने से पहले वो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं देंगे। सर सेकंड सब रूल नंबर 2 है, बहुत अच्छा है बेटा। यहां पे बोल दिया क्या, आप जीएसटी पोर्टल ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया सर, एनालाइज किया डेटा को। सर आपके जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई कुछ और है, 3B के अंदर कुछ और ही है साहब, या फिर आपने जो इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे किया था उस पर जो आपने आईटीसी लिया, जीएसटीआर 2B के अंदर जो आपका आईटीसी आ रहा है बेटा, जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपने एक्चुअली जो आईटीसी लिया 3B के अंदर, वहां मामला गड़बड़ है, एनोमली पाए गए, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस पाए गए, तो ऐसे केस में सर आपको इमीडिएटली डिपार्टमेंट क्या करेगा सर, एक नोटिस सर्व करेगा, नोटिस सर्व करके बोलेगा कि हमको विद इन 30 डेज आप रिप्लाई करिए, और सर हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या करें, सस्पेंड करें तब तक के लिए बेटा। सरकार देन आता है क्या, ड्यूरिंग सस्पेंशन आप कोई रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते, प्लस यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या बेटा, यू कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, क्लियर। अब सर ध्यान देना बेटा, ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। फिर अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ सर, उस दिन से आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। अब मान लो डिसीजन आ गया, रजिस्ट्रेशन क्या हो गया आपका, फाइनली कैंसिल हो गया, तो भारत माता की जय होगी बेटा। सर जो सस्पेंशन था विड्रॉ हो जाएगा और कैंसिलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, पर डिसीजन ये है कि नहीं कैंसिल नहीं करा साहब, रिवाइव कर रजिस्ट्रेशन। तो सर अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, रिवाइव, तो ऐसे केस में इस टाइम में ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने सप्लाईज करी उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, और उस टाइम में आपने जो रिटर्न फाइल नहीं किया उसके लिए आप सर रिटर्न, जब फर्स्ट रिटर्न के प्रोविजन अटैक करते हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो अब नेक्स्ट रिटर्न सबमिट करेंगे उसमें सारा वो ट्रांजेक्शन डिटेल डिस्क्लोज करके रिटर्न सबमिट करके टैक्स पे करेंगे बेटा। भारत माता की जय, क्लियर, डन। अब सर ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल नंबर सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 5 और 6, ये मैं आईटीसी टाइम पढ़ा चुका हूं कि सर जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तब प्रोपोर्शनल आईटीसी जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स है उनका, या ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो यहां लिखा था, पर मैं आपको आईटीसी के टाइम पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सरकार अब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, सर जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब सर कैंसिल हो गया मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई सर। अब सर डिपार्टमेंट ने अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अच्छा पहली बात तो ये, सॉरी डिपार्टमेंट ने अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो ऐसे केस में सर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, साहब प्लीज माफ कर दो, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में सर एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर के पास, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है कि आपको 30 दिन का टाइम और दे सकता है, और उससे भी लेट हो गया तो कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो आपको फर्दर 30 दिन का टाइम और दे सकता है फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर हाँ, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करने से पहले आपके जो भी डिफॉल्ट है, जैसे रिटर्न फाइल नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, वो सब पहले रेक्टिफाई करो, पहले पे करो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी सब पे करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, रिवोक करना है कि नहीं, सॉरी कैंसिलेशन रिवोक करना है कि नहीं करना है। सर इफ एवरीथिंग फाउंड ओके, तो सर ऐसे केस में वो चाहे तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो ऑर्डर पास कर दे। सर आपने जो अप्लाई किया उसके 30 दिन में वो ऑर्डर पास करेंगे कि ठीक है सर या तो रिवोक करना है या रिजेक्ट करना, बट रिजेक्ट कर अगर आपकी एप्लीकेशन करे तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे। अच्छा जो भी किया इन्होंने सीजीएसटी एक्ट में किया तो वो एसजीएसटी में भी एप्लीकेबल होगा और वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा। भारत माता की जय। सरकार अब एक सर्कुलर दे रखा था रिगार्डिंग कभी भी किसी सोल प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है तो क्या करने का, सर डेथ अगर हो गई है तो ऐसे केस में अगर वो पर्सन रजिस्टर था और अगर उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में जो उसके लीगल हायर है या जिसको बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज हो रहा है भाई। प्लस जितना भी आईटीसी था सर वो सारा आईटीसी पास हो जाएगा फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 के थ्रू बेटा, क्लियर। और जो डिसीज्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। एंड हाँ
लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी, सर जब आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो सर डेथ ऑफ द पर्सन हो गया, तो सर उसके अगर लीगल हायर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं सर, या कोई और पर्सन भी अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तो सर जितनी भी लायबिलिटी थी सर ट्रांसफर की वो सब लायबिलिटी उसको पे करना पड़ेगा। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो सर लीगल हायर्स पे लायबिलिटी मैक्सिमम, अगर मान लो डिसीज पर्सन की कोई लायबिलिटी पेंडिंग थी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, तो सर उसके लीगल हायर पे मैक्सिमम उतनी लायबिलिटी आएगी जितना उसका प्रॉपर्टी मिला है, उसको जितना प्रॉपर्टी पास हुआ इनहेरिटेंस, उतना ही मैक्सिमम लायबिलिटी रिकवरी कर सकते हैं लीगल हायर से, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो। क्लियर, डन। ये रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सारी बातें खत्म होती है। अब आ रहा है क्या टॉपिक, टीडीएस, सेक्शन नंबर 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। टीडीएस सर आपको और हमको पता है कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विसेज के केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। सर अगर आपने सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख थी, एक्सीडिंग सर एक्सीडिंग 2.5 लाख का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था सर, और रेसिपेंट कौन था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन कौन कौन बेटा, एनी अथॉरिटी और बोर्ड सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जिसके पास 51% और मोर पार्टिसिपेशन है इक्विटी का बेटा। क्लियर, वो पर्सन को अगर हमने सर्विस दी है, गुड्स दिया है, या फिर सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट है, या फिर पीएसयू है, ये अगर सर्विस या गुड्स रेसिपिएंट है, आप सप्लायर हो, इनको अगर आपने सर सप्लाई किया टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज का, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर एक्सीडिंग 2.5 लाख था, आई रिपीट एक्सीडिंग 2.5 लाख मतलब सर वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख विदाउट जीएसटी। क्लियर सर, अच्छा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टैक्सेबल गुड्स प्लस एग्जिम गुड्स या सर्विसेज दोनों का था, तो सर उसमें से एग्जिम पोर्शन हटा के जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अगर मोर देन 2.5 लाख थी विदाउट जीएसटी, तो ऐसे केस में टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। और टीडीएस के प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करेंगे, जब भी पेमेंट की लायबिलिटी आएगी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको पे करने की, वो सर्विस रेसिपिएंट या गुड्स रेसिपिएंट जो जिसपे टीडीएस की लायबिलिटी आती है सर, वो जब भी आपको पेमेंट करेंगे तब 2% टीडीएस काटेंगे सर, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और इंटर से सप्लाई था तो 2% आईजीएसटी टीडीएस डायरेक्ट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करेंगे। अच्छा 2% किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जितना वो पे कर रहा है अभी उसका। क्लियर, डन। अच्छा एक बात और सर, ये जो लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, पीएसयूज वगैरह, ये अगर आपस में एक दूसरे को सप्लाई करें तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे सर्कुलर देके समझाया हुआ है बेटा। ओके सर, अब बता दीजिए क्या सर, टीडीएस नहीं कटेगा कब सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है पर रेसिपिएंट का लोकेशन किसी और स्टेट में, जैसे सप्लायर भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान, पर सर्विस रेसिपिएंट कौन था, बीएमसी जो मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीएमसी महाराष्ट्र में जो रजिस्टर्ड है वो राजस्थान का एसजीएसटी और सीजीएसटी कट नहीं कर पाएगा बेटा। क्लियर सर, अब जो भी टीडीएस डायरेक्टर है इन्होंने जितना भी टीडीएस काटा है पूरे महीने में, वो सब इनको पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट बाय फाइलिंग रिटर्न अंडर फॉर्म नंबर GSTR 7 विद इन 10 डेज, मतलब 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक टैक्स पे करना पड़ेगा और रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर GSTR 7। क्लियर सर, जैसे ये GSTR 7 सबमिट करेंगे, जो सप्लायर था उसका GST नंबर लिखा होता है बेटा, उन सब का GSTR सर उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट हो जाएगा सर, ध्यान देना बेटा। जैसे ही ये लोग GSTR 7 सबमिट करेंगे, उनके GSTR 2 भी मिल जाएगा, वहाँ वो एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ एक्सेप्ट करते ही इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड। अब सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर कौन कौन से केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है सर, फॉलोइंग केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन और अप टू सर 2.5 लाख इन अ कॉन्ट्रैक्ट, सर अप टू 2.5 लाख है तो सर एप्लीकेबल नहीं टीडीएस। टीडीएस एप्लीकेबल कब है सर, वेरेवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, सर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टैक्सेबल प्लस एग्जिम दोनों सप्लाई हो रही है, पर कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल पोर्शन जो है इफ इट इज अप टू 2.5 लाख, अगेन टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। देन रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज एग्जिम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, या गुड्स जो है वो एग्जिम्प्टेड जीएसटी के लिए, या फिर लेवेबल ही नहीं है साहब, वो याद करो 6 गुड्स घूम लो और झूम लो, जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता है सर, टीडीएस की बात तो आएगी नहीं। देन सर अगर आप सर जो हम ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है और रेसिपिएंट जो है वो किसी और स्टेट में, कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप ऐसा सप्लाई करो जो शेड्यूल 3 में कवर जीएसटी लगता ही नहीं, लेवी नहीं होता साहब, तो किस बात का सर टीडीएस। देन सर जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरा ही टैक्स रेसिपिएंट को पे करना होता है, तो सर वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा ही टैक्स पे करेगा भाई, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सेस कंपोनेंट मतलब टीडीएस जीएसटी के अमाउंट पे तो नहीं करता है, एंड सेस इज आल्सो अ काइंड ऑफ जीएसटी ओनली, और जीएसटी कंपनसेशन सेस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा बेटा, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का। क्लियर, डन। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है क्या, टीडीएस सॉरी टीसीएस। सर आप अगर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, जहां पर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में पहले जाता है, उसके बाद वो आपका पीरियडिकली अकाउंट सेटलमेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में उस ईसीओ को बोल दिया कि जब भी तुम उस सर्विस प्रोवाइडर को, उस सप्लायर ऑफ गुड्स सप्लायर ऑफ सर्विस को जब आप पेमेंट करेंगे तब
सर 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी और इंटरस्टेट सप्लाई अगर वो था तो 1% आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पे करेंगे बेटा। क्लियर। टीसीएस सर ध्यान देना, जहां पर सेक्शन 95 अप्लाई होता है वहां तो पूरा ही टैक्स 95 में ईसीओ को पे करना होता है, वहां टीसीएस की बात नहीं आएगी। अच्छा, जो एग्जाम सप्लाई है वहां टीसीएस की बात नहीं आती है। ओके सर, अब ध्यान देना बेटा 1% जो 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी 1% आईजीएसटी मतलब 1% कुल मिला के टीसीएस है, टीडीएस 2% होता है बेटा। ओके 1% जो टीसीएस होता है वो जो पे करना होता है किस वैल्यू का, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का 1% पे करना होता है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है साहब, सर जितना आपने टोटल सप्लाई किया है पूरे महीने में। सर मैं मान लो अमेजोन पे शर्ट बेचता हूं, टी शर्ट बेचता हूं, 1 लाख का शर्ट बेचा, 20,000 का रिटर्न हो गया, तो नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 80,000 है। 80,000 के 1% में को टीसीएस कट करना है ईसीओ को बेटा। क्लियर। ईसीओ 1% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे टीसीएस कट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। उसको 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जीएसटीआर 8 सबमिट करके टैक्स पे करना होता है। अच्छा, जैसे वो जीएसटीआर 8 सबमिट करेगा, ध्यान देना बेटा पहली बात तो ये, जैसे वो जीएसटीआर 8 सबमिट करेगा, सप्लाई रजिस्टर्ड जीएसटी में, सर वो सप्लाई, सर ध्यान देना बेटा उसके सिस्टम क्या करेगा, ईसीओ ने जो सप्लाई दिखाई है वो सप्लायर को कंपेयर करेगा जो जीएसटीआर 1 सबमिट किया है वो सप्लायर ने। क्लियर। कंपेयर करेगा, अगर वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी पाएगी, मतलब सप्लायर ने अगर सेल कम दिखाई है, ईसीओ से सेल ज्यादा है, तो ऐसे केस में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, दोनों को नोटिस जाएंगे, ईसीओ को भी जाएगा और सप्लायर को भी जाएगा। भाई मामला गड़बड़ है, या तो ईसीओ तुम करेक्ट करो या फिर सप्लायर तुम अपने अगले जीएसटीआर 1 में इस ट्रांजेक्शन को ऐड करो, लायबिलिटी पे करो गवर्नमेंट को। क्लियर। अगर किसी ने भी उसको मॉडिफाई नहीं किया, ये सर ईसीओ ने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मान लेंगे सप्लायर चोर है और सप्लायर को बोलेंगे ये एडिशनल लायबिलिटी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर। विद इंटरेस्ट। समझे मेरी बात। दिस इज द होल पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। ओके सर, टीसीएस जो काट रहा है ईसीओ, उस ईसीओ को बोल दिया आपको मंथली जो स्टेटमेंट सबमिट करना वो तो करना ही करना है, प्लस आपको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। सर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 सर सितंबर मंथ का जीएसटीआर सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूं भाई, मैं भी क्या बोल रहा हूं सर, एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा 31 दिसंबर या उससे पहले। सर किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीसीएस सबमिट करना पड़ेगा 31 दिसंबर या उससे पहले। प्लस सर अगर मान लो ईसीओ से कोई गलती हो गई अपने मंथली स्टेटमेंट में, तो वो गलती को रेक्टिफाई कर सकता है, पर कब तक सर, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने से पहले या फिर एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने से पहले या फिर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो सितंबर मंथ आएगा उसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर। उससे पहले वो स्टेटमेंट में जो गलती है उसको रेक्टिफाई कर सकता है। और हाँ ध्यान देना बेटा, डिपार्टमेंट पास पावर है, डेप्यूटी कमिश्नर उसके ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सर कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टॉक की डिटेल वगैरह, कितने गुड्स किस किस से पड़े, वो सब इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किससे, ईसीओ से। प्लस ध्यान देना बेटा, ईसीओ की जिम्मेदारी की विद इन 15 वर्किंग डेज वो सारी इंफॉर्मेशन उन डिप्टी कमिश्नर को प्रोवाइड कर दे। नहीं प्रोवाइड करी या मामला गड़बड़ किया तो अप टू 25,000 की पेनल्टी ईसीओ पे लगा सकता है वो डिप्टी कमिश्नर। क्लियर। डन। ये भारत माता की जय। कुल मिला के सर 1% टीसीएस है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, इंटरसेट सप्लाई है तो 1% था आईजीएसटी, पर किसका, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का बच्चा। क्लियर। ध्यान देना बेटा, ये था क्या, ईसीओ। अच्छा ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं मैं, जस्ट लिंक कर रहा हूं यहाँ पे। सर इस तरह के ईसीओ जहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है उस ईसीओ को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड बात, जो गुड सप्लाई कर रहे ऐसे किसी ईसीओ के थ्रू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, उन सप्लायर ऑफ गुड्स को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर सर्विस सप्लायर को 20 लाख का बेनिफिट मिलता है। क्लियर। अच्छा, एक सर्कुलर होता है रिगार्डिंग टी बोर्ड ऑफ इंडिया। सर चाहे टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है साहब, अगेन सर यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर भी होते हैं, रजिस्टर्ड बायर भी होते हैं और ऑक्शनरी भी होता है। यहाँ पे गुड्स जो सप्लाई होते हैं वो इसके थ्रू ही सप्लाई होते हैं। सर पेमेंट जो होता है रेसिपिएंट का वो पहले टी बोर्ड ऑफ इंडिया कलेक्ट करता है और उसके बाद रेसिपिएंट का अकाउंट सेटलमेंट करता है। तो यहाँ पे बोल दिया क्या, यहाँ पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी एंड सर टीसीएस अप्लाई होगा। अब जब भी टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो सर्विस सप्लायर जो गुड्स बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, उसको जो पेमेंट ट्रांसफर करेगा उसको टीसीएस कलेक्ट करके फिर रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। सेकंड थिंग, जो रजिस्टर्ड ऑक्शनियर है वो सर्विस सप्लायर हो गया बेटा, हाँ है ना, उनको जो ब्रोकरेज मिलेगी वो भी पहले आता है सर टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकाउंट में और उसके बाद अकाउंट सेटलमेंट होता है ऑक्शनियर का। तो वहां पर भी जो भी सर्विस फीस है ऑक्शनियर की उस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा और टी बोर्ड ऑफ इंडिया वहां पे भी टीसीएस कट करेगी बेटा। क्लियर। डन। सर अब एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन था रिगार्डिंग टीसीएस, वो भी हम बात कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम फटाफट बात करेंगे। इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो ये, जिस पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है वही ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सारे ईसीओ को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेकंड, सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विस, क्या वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है? आंसर है गुड्स के केस में नो, वहां कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। सर्विसेज के केस में यस, वहां पर 20 लाख का या 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा साहब, जो भी
आपका स्टेट है, अगर वो 4 स्टेट में 10 लाख वरना 20 लाख का। सर इज टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स थ्रू देयर पोर्टल। सर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो ऐसे केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन सर वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहां लिखा है क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहां पे लिखा है फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर, दोनों के लिए सेम पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। सर क्या हर उस स्टेट में उन ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहां जहां पे उनके सप्लायर रजिस्टर्ड है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो सप्लायर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, ईसीओ अमेजन जो है मुंबई में महाराष्ट्र में साहब, अब सर सप्लायर ने जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करी वो राजस्थान में सप्लाई करी, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा बिल पे। अब सर उस ईसीओ को भी सीजीएसटी और एसजीएसटी 0.5% कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान में पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी उसको बेटा, तो राजस्थान में पे करने के लिए राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा ना सर उसका। इसलिए बोल दिया कि हर उस स्टेट में जहां जहां उसके सप्लायर रजिस्टर्ड हो, हर उस स्टेट में भले वो फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉर्मल इंडिया का, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस उस स्टेट में नहीं तो कोई बात नहीं सर, उनके लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएसटी में अलग से ज्यूरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है सर, वो ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल उसमें फर्निश करेंगे और वो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर इनको गवर्न करेगा बेटा। क्लियर? देन आता है क्या, इज इट नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड हैव जीएसटी नंबर, जैसे ऑलरेडी खुद का सप्लाई भी करते तो वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको सेपरेट एज ए टीसीएस के लिए सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा? आंसर इज यस, उनको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। एट व्हाट टाइम शुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट टीसीएस? जब वो सप्लाई करेगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, भले ही जो कस्टमर है वो पेमेंट अगले महीने में करा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब उसने सप्लाई कर दिया तभी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन एग्जाम सप्लाईज? आंसर इज नो। Whether TCS is to be collected on which recipient is required to pay tax on reverse charge basis? सर जब रेसिपिएंट पूरा ही टैक्स पे कर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, सर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर का टीसीएस वो कैसे कलेक्ट कर सकता है? ईसीओ जब सप्लायर पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती सर। देन whether TCS is to be collected in respect of supplies made by composition taxpayer? पहली बात तो जो सप्लायर ऐसे किसी ईसीओ को तो सप्लाई करा जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल है, वो कंपोजिशन स्कीम से वैसे ही बाहर हो जाता है, तो ये पॉइंट ही इनवैलिड है सर। देन whether TCS is to be collected on इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ? सर पहली बात तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में वैसे भी रिवर्स चार्ज लगता है, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी एक तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंपोर्ट टैक्स पे करना सब, यहाँ पे कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। देन वेदर पेमेंट ऑफ टीसीएस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल? नो नो नो, जो भी टीसीएस कलेक्ट किया है वो तो कैश में कलेक्ट किया ना बेटा, कैश में पे करना पड़ेगा, इसको पे करने के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगा सर। सर इट इज वेरी कॉमन दैट कस्टमर्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न गुड्स, हाउ द सेल्स रिटर्न्स आर गोइंग टू बी एडजस्टेड? सर वैसे भी बोला क्या नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब सेल जितनी भी सेल हुई पूरे पर्टिकुलर मंथ में, जैसे फरवरी महीने में 10 लाख का सेल हुआ, 2 लाख का रिटर्न हुआ, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 8 लाख है, उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है सब। क्लियर? अच्छा यहाँ बोल दिया क्या, अगर कभी मान लो किसी महीने में ऐसा हो सकता है ना सर कि जनवरी में उसने 25 लाख का सेल किया हो, 25 लाख का, फरवरी में केवल 5 लाख का सेल हुआ, अब जनवरी में जो सेल हुआ था उसमें से 15 लाख का रिटर्न हो गया, कब? फरवरी में। अब सर फरवरी का सेल कितना? 5 लाख, रिटर्न कितना? 15 लाख, तो नेगेटिव 10 लाख जो है उसका क्या करने का? तो यहां बोल दिया क्या सर कोई नेगेटिव टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अगर कभी भी सेल रिटर्न्स आर मोर देन सेल्स, तो ऐसे केस में उस वैल्यू को क्या करना है? इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना 10 लाख पे बेटा। क्लियर? डन। सरकार आइए, जब रेस्टोरेंट सेक्शन नंबर 95 में कवर हुआ, रेस्टोरेंट सर्विसेज जब सेक्शन नंबर 95 में कवर हुई, तब एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके कुछ पॉइंट तो मैंने चैप्टर नंबर 7 के साथ दिए थे, कुछ पॉइंट जो टीसीएस के रिगार्डिंग थे वो यहां दे रहा हूं मैं बेटा, देखिए ध्यान से। वुड ईसीओज हैव टू स्टिल कलेक्ट द टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 52 ऑफ द सीजीएसटी? आंसर इज नो, क्योंकि जहां सेक्शन नंबर 95 लगता है वहां पूरा ही टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, वहां टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन वुड ईसीओज हैव टू मैंडेटरीली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम although even though they are registered to pay GST on their services on their own account? भाई वो ईसीओ ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है सर, अब सेक्शन नंबर 95 में रेस्टोरेंट भी कवर कर दिया, अब उन ईसीओ पे लायबिलिटी आ रही है रेस्टोरेंट का टैक्स पे करने के लिए, तो क्या सेपरेट नंबर लेना है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर द सप्लायर ऑफ सब सर्विसेज, ऑलरेडी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सेपरेट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट वुड बी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ? तो सर भले लायबिलिटी ईसीओ की है, टैक्स वो पे करा, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सप्लायर ईसीओ को माना गया, फिर भी रेस्टोरेंट का जो टर्नओवर है वो सप्लायर ऑफ सर्विस जो एक्चुअल रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है उसके टर्नओवर में भी इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। देन वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओज बी टैक्स्ड एट 5% विदाउट आईटीसी? नहीं साहब, अगर रेस्टोरेंट सर्विस के साथ में कुछ और गुड्स या कुछ और सर्विस भी सप्लाई कर रहे हो तो उस पर तो रेस्पेक्टिव रेट जो होगी वो अप्लाई होगी, उसके लिए वो जो सप्लायर एक्चुअल सप्लायर है वही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, सारा जीएसटी कंप्लायंस भी उसके। पर हाँ
पेमेंट अगर ईसीओ के अकाउंट में आ रहा तो वहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, वो अदर सप्लाई से बेटा, और उस पर नॉर्मल टीसीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो होगा उस नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से सप्लायर टैक्स पे करेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ पूरा टॉपिक खत्म होता है अब। और सर ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस भी खत्म होता है। भारत माता की जय। पूरा दम लगा दो, क्योंकि सर पूरी दुनिया आपके साथ है। पूरी दुनिया आपके साथ कब होगी? जब आप पूरी मेहनत करेंगे, और पूरी मेहनत अगर आप करेंगे तो वो सक्सेस आपको मिलना सर जरूरी हो जाएगा। सक्सेस भी आपके पीछे भागेगी भैया। सर ऑल द बेस्ट, माहौल बना दो, क्योंकि वक्त आपका है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय। वापस आ गया बेटा मैं। भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए माहौल के साथ। थैंक यू सो मच।